कि भाई देश में अघोषित आपातकाल है। अमित शाह जी का कहना है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद से इस देश के अंदर लोकतंत्र मजबूत हुआ है, सबके साथ बराबरी का व्यवहार किया जा रहा है, जुडिशरी पूरी तरीके से स्वतंत्र है और लोकतंत्र में सबको नीतिगत आधार पे फायदे मुहैया कराए जा रहे हैं। क्या रहा कहना आपका? आशुतोष जी, देखिए, ग्लास आधा भरा हो या आधा खाली हो तो अपने अपने नजरिए के हिसाब से उसकी व्याख्या की जाती है। अमित शाह जी का जो कहना है वो उनका अपना नजरिया है। अगर आप आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी के भाषण सुने तो उनका नारा था कि फासिस्टवाद का खतरा है देश में और फासिज्म के खतरे के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, और इमरजेंसी को भी उन्होंने इसीलिए जस्टिफाइड किया था कि जो फासिस्ट फोर्सें हैं वो इस देश को तोड़ना चाहती हैं, अस्थिर करना चाहती हैं, इसलिए इमरजेंसी लगाई गई है। यानी उन्होंने भी अपने कदम को एक तरह से जस्टिफाई किया था और कहा था कि हम फासिस्ट फोर्सेस से लड़ रहे हैं। तो वो भी सरकार में थी। अमित शाह जी ने आज कहा कि डेमोक्रेसी फल फूल रही है। इसके बारे में बेहतर तरीके से अपूर्वानंद जी इसलिए बताएंगे क्योंकि ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं, ये लोग ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि डेमोक्रेसी कहाँ पर है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, देखिए, आपातकाल के बाद जब 1977 में जनता पार्टी चुन के आई तो एक सबसे बड़ा प्रावधान ये किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये बदलाव किया गया कि जो इंटरनल इमरजेंसी है वो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस की वजह से इंटरनल इमरजेंसी भी इस देश में नहीं लगाई जा सकती। ये प्रावधान किया गया। सिर्फ सैन्य विद्रोह की स्थिति, अगर कोई आर्म रिवेलियन है, तब कैबिनेट के द्वारा पास करके इमरजेंसी इंटरनल लगाई जा सकती है। यानी वो एक अपवाद है, आर्म रिवेलियन। बाकी सोशल डिस्ट्रेस या पॉलिटिकल डिस्ट्रेस के आधार पर इमरजेंसी नहीं लगा सकते। तो घोषित आपातकाल तो लगने का संवैधानिक प्रावधान 1977 में जनता पार्टी ने खत्म कर दिया और सभी सरकारों ने उसको अभी तक माना। तो इसलिए अब अघोषित आपातकाल की बात की जाती है। मुझे लगता है कि जहाँ तक अगर आपातकाल जैसी स्थिति होती, एकदम जैसी आपातकाल में थी, तो शायद हम लोग यहाँ ये चर्चा भी न कर पा रहे होते। हिम्मत ही नहीं होती चर्चा करने की, या चर्चा करने से पहले ये कैसेट भेजना पड़ता सेंसर डिपार्टमेंट को कि भैया देखो हम चर्चा कर रहे हैं इस मुद्दे पर। तो ये भी कहना, लेकिन ये जरूर है कि तमाम सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे जो हमारी अपेक्षाएं हैं कि वो अपने अपने संवैधानिक दायित्वों का स्वतंत्रता पूर्वक निर्वहन करें, उस विश्वास में कहीं न कहीं कमी आई है। उस विश्वास में कहीं न कहीं एक संकट पैदा हुआ है। याद कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इस बात को लेकर के कि जुडिशरी में हस्तक्षेप बढ़ रहा है। उन्हीं 4 जजों में से एक सज्जन चीफ जस्टिस बन जाते हैं और उसके बाद सबसे ज्यादा सुविधाजनक फैसले वही करते हैं सरकार के हित में। अब वो क्यों करते हैं, हो सकता है उससे मेरिट रही हो, जो भी रही हो, ये तो कानूनी विशेषज्ञ बताएं, लेकिन आमतौर पर उनके फैसलों पर उंगलियां भी उठी, कानून भी। तो और उसके बाद फिर वो राज्यसभा में चले जाते हैं। तो ये भी हम लोगों के सामने है। इसी तरह अभी अभी एक सज्जन चुनाव आयोग से रिटायर हुए, मुख्य चुनाव आयोग, बड़ी चर्चा चली कि उनको एक राज्य का राज्यपाल बना के भेजा जा रहा है। एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है रिटायरमेंट के तुरंत बाद एक राज्य के राज्यपाल होकर चले गए। तो हमारी संवैधानिक संस्थाएं जब अपने दायित्वों का निर्वहन करना कम कर देंगी, कमजोर कर देंगी या छोड़ देंगी, तब ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। क्योंकि सरकारों पर, कोई भी सरकार हो, चाहे वो मौजूदा सरकार हो या इसके पहले की सरकारें नहीं हो, उन पर संवैधानिक अंकुश लगाने का काम संवैधानिक संस्थाओं का ही है। क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार भी निर्वाचित सरकार है, कोई फौजी बगावत करके सरकार नहीं बनी है, बाकायदा लोकसभा चुनाव जीत करके सरकार दूसरी बार बनी है। अब उसके कदमों को अगर रोकने का या उनमें अगर कहीं कोई असंवैधानिकता है, ये काम संवैधानिक संस्थाओं का है, ये काम न्यायपालिका का है या सीएजी का है या इलेक्शन कमीशन, इन संवैधानिक संस्थाओं का है। अब वो संवैधानिक संस्थाएं अपना दायित्व अगर पूरे नहीं कर पा रही हैं, तो फिर वो बात, जो लोग अघोषित आपातकाल का आरोप लगाते हैं तो उनकी बात में दम दिखता है। लेकिन दूसरी तरफ फिर वही कोर्ट जो है विनोद दुआ को रिलीफ दे देता है, वही कोर्ट जो है दिशा सालियान को रिलीफ दे देता है, वही कोर्ट नताशा और इनको भी छोड़ता है। तो फिर लगता है कि कहीं ना कहीं उम्मीद बाकी भी है। तो मैंने इसीलिए कहा कि आधा ग्लास खाली आधा ग्लास भरा वाली स्थिति में इसलिए कह रहा हूं कि जो लोग भुक्तभोगी हैं इसके, उनके लिए निश्चित रूप से अघोषित का आपातकाल है। लेकिन जो लोग इसके भुक्तभोगी नहीं है, वो उनको लगता है कि नई चीजें ठीक चल रही हैं। दूसरी बात यह है, एक कंक्लूड करूंगा, कि आपातकाल में सारे राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता जेलों में डाल दिए गए थे, मीडिया पर घोषित सेंसर था। आज की तारीख में राजनीतिक दलों के सभी कार्यकर्ता बाहर है, कोई नेता जेल में नहीं है, और ना वो ऐसा लगता है, ना कोई सड़क पर आता है,
और घोषित सेंसर मीडिया पर भी नहीं लगा है। अब अघोषित तरीके से क्या हो रहा वो तो अलग बात है, लेकिन घोषित रूप से सेंसरशिप नहीं है। तो ये बहस जो है बहुत, मुझे लगता है आज की तारीख बहुत प्रासंगिक है, और खासकर आज के दिन जो कर्मकांड होता है कि हर साल 25-26 जून को आपातकाल की बरसी मनाई जाती है, और खासकर जब गैर कांग्रेस सरकार होती है केंद्र में तो ज्यादा जोर शोर से मनाई जाती है। ठीक है, उन्होंने कहा कि एक खास तरीके की विचारधारा इस देश के अंदर थी, दूसरी विचारधारा के लिए मौका नहीं था। आज दूसरी विचारधारा का कब्जा हो गया, इसलिए हंगामा किया जा रहा है और बार बार नरेंद्र मोदी की सरकार को या भारतीय जनता पार्टी को या आरएसएस के लोगों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही कि देश के अंदर लोकतंत्र कमजोर हुआ। और यहां लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है जो 2014 में 282 सीट लेकर आती है और 2019 में 303 सीट लेकर आती है। विनोद जी देखिए अशोक जी, पहले तो मैं नेहरू की बात चल रही है उस पर एक छोटा सा किस्सा बता दूं। पिछले 1.5-2 साल पहले की बात है, एक पुराने समाजवादी मुझे टकरा गए, पुराने जमाने के समाजवादी बुजुर्ग थे। वो बोले कि आज जो हो रहा है इसके लिए नेहरू जिम्मेदार है। तो मैंने कहा ये आप क्यों कह रहे हैं, आप तो मतलब आप वही वो बोल रहे हैं जो आरएसएस और बीजेपी के लोग बोल रहे हैं। बोले मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि नेहरू की जो ओवर डेमोक्रेसी थी ना, उसकी वजह से आरएसएस बची रही और आज यहाँ सरकार में पहुंच गई। वरना नेहरू चाहते तो उसी टाइम जो है आरएसएस को खत्म कर देते जब पूरा देश उनकी पूजा कर रहा था। लेकिन नेहरू ने इनको पनपने दिया और ये कहा कि विचारों को पनपने दीजिए और विविध जनता खुद तय करेगी। तो जो उनकी ओवर डेमोक्रेसी थी उसने, तो ये भी एक नजरिया है, पुराने खाटी समाजवादी लोग थी। तो ऐसा तो नेहरू के बारे में, नेहरू को तानाशाह कहना, तो नेहरू से तमाम आलोचना आप कर सकते हैं, चीन को लेके, कश्मीर को लेके, उनकी नीतियों को लेकर के। लेकिन मुझे लगता है कि जो डेमोक्रेटिक फाउंडेशन इस देश में आज मिली है वो जवाहरलाल नेहरू, मतलब आजादी के आंदोलन में सारी बुनियादी मूल्य तय हो गए थे। हमारी संविधान सभा में जो लोग थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बी आर अम्बेडकर थे, मौलाना आजाद थे, सरदार पटेल थे, और तमाम सारे लोग जो थे, उन सब ने जो फाउंडेशन तैयार की, नेहरू ने उसको आगे बढ़ाया, क्योंकि आजादी के बाद प्रधानमंत्री बने थे। आज भी पाकिस्तान में जो समझदार लोग हैं उनसे आप बात करिए तो यही कहते हैं कि चूंकि आपके यहाँ नेहरू थे इसलिए आपके यहाँ डेमोक्रेसी बची रही और कोई फौजी हिम्मत नहीं कर सका हुकूमत करने की, और हमारे यहाँ जिन्ना साहब चले गए 6 महीने के अंदर और हमारे यहाँ डेमोक्रेसी खत्म हो गई। तो आज भी नेहरू को इस बात के लिए याद करते हैं। तो कम से कम अमित शाह जी हो या कोई भी हो या हम लोग हो, नेहरू को तानाशाह नहीं कह सकते। वो अमेंडमेंट जो है, मुझे उसकी बहुत ज्यादा उस तफसील में किसी दिन बहस होगी तब उसमें बात करेंगे, किन परिस्थितियों में लाया गया, क्या हुआ, उस पर अलग से बात होगी। अब दूसरी बात जो आपने कही विचारधारा वाली, देखिए वैचारिक संघर्ष तो हमेशा हर समाज में रहा है। ऐसा नहीं है कि ये वैचारिक संघर्ष कोई पहली बार हो रहा हो। कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस की विचारधारा जो गांधीयन विचारधारा थी उसमें तमाम तरह की धाराएं निकली, सर्वोदयी धारा, नेहरूवादी धारा, फिर लोहिया का गुजरात गांधीवादियों की धारा, लेफ्ट के जिन लेफ्टिस्टों की बात की विजय जी ने की उसमें कई धाराएं थी। उसमें सीपीआई का अलग था, सीपीएम का अलग था, और सीपीआई एमएल और अल्ट्रा लेफ्ट जिनको कहा जाता उनकी अलग विचारधारा थी। और वो तो मतलब जो है जेलों में तो सीपीएम के लोग भी जेलों में रहे। तो वामपंथियों को एक इस तरह से कोहेसिव बना दिया था। तो ऐसा नहीं, आज भी ऐसे ऐसे कम्युनिस्ट मिल जाएंगे आपको जो सीपीएम सीपीआई को लानत मलामत करते मिलेंगे। तो वो जहां तक रिप्लेसमेंट की बात है, विजय जी ये सही है कि एक इस देश में एक लिबरल डेमोक्रेटिक विचारधारा का वर्चस्व तमाम सारे शैक्षणिक बौद्धिक संस्थानों पर रहा और चीजें उसी हिसाब से सोची जाती रही और उसी हिसाब से आगे बढ़ती रही। उसका बहुत सारा प्रभाव हम लोगों पर भी पड़ा। अब जब एकदम राइट विंग विचारधारा जो है जब सरकार में आई और जब वो बाबा रामदेव जैसे लोग जो है वो जब चिकित्सा पर और अर्थव्यवस्था पर बात करते हैं तो जाहिर है फिर एक नया नैरेटिव बन रहा है। जब नोटबंदी उन लोगों की सलाह पर लाई जाती है जिनको अर्थव्यवस्था का अर्थशास्त्र का एबीसीडी नहीं मालूम है, तो जाहिर है वैचारिक सवाल तो उठेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये सिर्फ विचार, ऐसा नहीं है कि विरोध इसलिए हो रहा है कि विचारधारा जो है रिप्लेस कर रही है इसलिए दूसरी विचारधारा विरोध कर रही है। वो विचारधारा भी विरोध कर रही है, वो तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। सोवियत संघ के पतन के बाद ये प्रक्रिया तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हो गई कि एक जो है लिबरल और लेफ्टिस्ट और विचारधारा को चुनौती देने वाली एक पूंजीवादी और साम्राज्यवाद की समर्थक विचारधारा, कारपोरेट घराने की विचारधारा दुनिया में आगे बढ़ी। लिबरलाइजेशन उसी का एक वो था। तो वो तो दुनिया के स्तर पर चीजें हुई हैं। लेकिन समस्या वो नहीं है, समस्या वो हो जाती है जिसका जिक्र अभी अपूर्वानंद जी ने किया कि जब किसी के फ्रिज में देख करके आप पूछते हैं कि इसमें क्या रखा हुआ है। समस्या वो होती है जो प्रशांत किशोर ने कहा था अपने इंडियन एक्सप्रेस के इंटरव्यू में कि ये पहली सरकार है जिसमें यह तय किया जाता है कि आप क्या खाएंगे क्या पहनेंगे। मतलब कुछ लोग ये तय करते हैं और सरकार उसमें खामोश रहती है या उसका मौन समर्थन रहता है। सवाल वहां आ जाता है।
वहां विरोध की समस्या हो जाती है। किसान अगर बैठे हुए हैं 8 महीने से दिल्ली में, और अगर कोई ये कहता है इन किसानों को जो है इनसे बात करनी चाहिए और उस पर टूल किट का आरोप लगा दीजिए, या वो तब समस्या वहां पैदा होती है। लेफ्टिस्ट विचारधारा के खिलाफ खूब लिखिए, खूब बोलिए, खूब आलोचना करिए, ये डेमोक्रेटिक अधिकार संविधान देता है और पहले भी लिखा जाता रहा है। और जिस तरह राइट विंग विचारधारा के खिलाफ वामपंथी लिखते रहे या बोलते रहे, तो ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। हम खूब वैचारिक संघर्ष करें, उससे नई नई चीजें निकलेंगी, अच्छी बात है। लेकिन सवाल जो अपूर्णानंद जी ने कहा, वो वहां समस्या आ रही है कि निश्चित रूप से कभी कभी हम लोगों को सोचना चाहिए। आज हम जिस कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, हम, आप या आशुतोष जी या अपूर्णानंद जी, तो हम शायद वहां सोच नहीं पाते। कभी हमको जो है, जो लोग वाकई परेशान हैं, कभी उनके मानस से भी जाके सोचना चाहिए, तब थोड़ी चीजें जो है हमको विश्लेषण करने में ज्यादा आसानी रहेगी। मैं फिर भी मानता हूं आपकी कई बातों से कि बहुत सारी चीजें अभी मौजूद हैं जिस वजह से हम लोग बोल पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, काम कर पा रहे हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कोरोना काल में, या न्यायपालिका ने, तमाम हाई कोर्ट ने स्टैंड लिया, तो कहीं ना कहीं हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं और सरकार को भी मजबूर होकर के या दबाव में आकर के अपनी नीतियों को बदलना पड़ता है। अब टीकाकरण की नीति को आखिर सुप्रीम कोर्ट के दबाव में ही बदला गया, तो इसलिए मैं उतना बड़ा खतरा नहीं मान रहा हूं कि एकदम से ब्लैकआउट हो गया, एकदम से जो है इमरजेंसी लग गई, सब जेल में ठूस दिए गए। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि जो राजनीतिक दल हैं वो सारे कंफर्ट जोन में है इस समय। जब नागरिक एक सेकंड, जब नागरिक अधिकार आंदोलन के कार्यकर्ताओं पर मुकदमे होते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, या पत्रकारों पर मुकदमे होते हैं, उत्तर प्रदेश में कितने विरोध हुआ, तो चूंकि देश के नामी गिरामी पत्रकार थे इसलिए उनको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल गई। लेकिन उत्तर प्रदेश के कितने पत्रकारों पर मुकदमे चल रहे हैं खाली इसलिए कि उन्होंने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ स्टोरीज की थी, उन पर मुकदमे चल रहे हैं, उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। उनके लिए हम लोग भी नहीं बोल रहे हैं, एडिटर्स गिल्ड भी नहीं बोल रहा है, हमारे पत्रकार संस्थान नहीं बोल रहा है, और राजनीतिक दल नहीं बोल रहे हैं, वो खाली बयान देके अपने वो कर लेते हैं। तो ये इसके लिए जिम्मेदारी मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, उन विपक्षी दलों की भी जिम्मेदारी है। आज की स्थिति के लिए वो भी जिम्मेदार उतने ही है। आज तो उनको जेल में नहीं डाला गया है। अगर लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो विपक्षी दल क्यों नहीं मैदान में आ रहे हैं? मेरा एक सवाल ये भी है, वो भी जिम्मेदार है इस स्थिति के लिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।